गुड इवनिंग। विद्या करियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं करंट अफेयर के एक बार फिर से कुछ प्रश्नों के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इन करंट अफेयर के क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग शेयर करिएगा और प्रयास यही करिएगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं पहला क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ आपके सामने। ये 11 नंबर क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में, आपको ध्यान होगा कि 10 नंबर तक क्वेश्चन आपको डिस्कस करा लिए थे, इसीलिए मैंने 11वें नंबर से स्टार्ट किया है। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मित्रों, आपको ये बताना है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इसको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, उसके अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष चुने गए हैं, ध्यान रखिएगा, ग्रेग बार्कले चुने गए हैं। ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अच्छा, मनु साहनी जी कौन है? तो जो आईसीसी के सीईओ हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों, आईसीसी के सीईओ कौन बनाए गए हैं? मनु साहनी है सीईओ। अच्छा, ऑप्शन में आप दो ऑप्शन और देख रहे होंगे, आंद्रे एजोले, ये यूनेस्को के चेयरमैन हैं। कौन है ये? यूनेस्को के चेयरमैन। और डेविड मॉलपास जो हैं, ध्यान रखिएगा मित्रों, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। तो आपका जो उत्तर सही होगा इसमें, हाल ही में आईसीसी के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ग्रेग बार्कले को चुना गया है, जो कि न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी भी रहे हैं। तो आपका उत्तर बी सही होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कि कहाँ के निवासी हैं? अब संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, पहली चीज तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो मित्रों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 को हुई थी। ध्यान रखिएगा, 24 अक्टूबर सन 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में है। ध्यान रखिएगा मित्रों, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो है। चलिए, बात कर लें क्वेश्चन पर कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो हैं वो एंटोनियो गुटेरस हैं, जो कहाँ के निवासी हैं? तो एंटोनियो गुटेरस जो हैं वो पुर्तगाल देश के निवासी हैं। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वर्तमान में कुल कितने देश हैं? ध्यान रखिए मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अभी कुछ दिन से बहुत हाईलाइटेड है। क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में अभी तक 189 देश थे। कितने देश थे मित्रों? 189। लेकिन हाल ही में एक देश है अंडोरा, ध्यान रखिएगा, कौन सा देश है? अंडोरा, जिसको कि इसमें जोड़ा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में वर्तमान में अगर देशों की बात करें हम, तो कुल कितने देश हैं मित्रों? 190 देश हैं, जिसमें से कि जो सबसे 190वां देश जोड़ा गया है उसका नाम क्या है? तो अंडोरा देश जो है वो अभी हाल ही में जुड़ा गया है। चलिए, मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, सभी लोग कमेंट सेक्शन में ये हमको बताएंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की वर्तमान में चेयरमैन कौन है? ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष बताना है आपको, सर्च करके जरूर उत्तर रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, अब आगामी 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? तो ध्यान रखिए, ब्रिक्स का अभी हाल ही में 12वां शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था मित्रों? रूस में। चलिए, और 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा मित्रों? भारत में होगा। कहाँ होगा? भारत में। 2021 में जो कि आगामी जो आपका 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा उसका आयोजन भारत में किया जाएगा। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो अभी 12वां कहाँ हुआ था? रूस में हुआ। 13वां कहाँ होगा? इंडिया में होगा। 14वां कहाँ होगा? चाइना में होगा। तो इस तरीके से हर वर्ष इसके नए नए जो आयोजन होते हैं वो आपको ट्रिक से भी ध्यान रखिएगा, क्रम से भी याद हो जाएंगे। तो अगर पूछेगा कि हाल ही में 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2020 में कहाँ किया गया था? तो सेंट पीटर्सबर्ग रूस में किया गया था। और 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, कहाँ किया जाएगा? तो आपका उत्तर भारत सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइफून गोनी ने हाल ही में किस देश में तबाही मचाई थी? आपके दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक ऑप्शन दिया हुआ है बहामास, एक ऑप्शन दिया हुआ है पश्चिम बंगाल, और जो इसके आगे ऑप्शन है वो इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो ध्यान रखिएगा, टाइफून गोनी ने हाल ही में जिस देश में सबसे अधिक तबाही मचाई थी, याद होगा आपको, ये कंट्री था फिलीपींस। मित्रों, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा,
कि टाइफोन गोनी ने हाल ही में फिलीपींस देश में तबाही मचाई थी? ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में ग्रीन पीस द्वारा भारत के लिए राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता पर वर्ष 2020 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? अब आप लोग ऑप्शन में इंदौर, पटना, लुंगेली, झरिया देख रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो उत्तर करते हैं वो इंदौर देख करके इंदौर को टिक कर देते हैं, जबकि जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 होगा, ध्यान रखिएगा मित्रों, अगर आपके ऑप्शन में या पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में सर्वाधिक स्वच्छ कौन सा घोषित किया गया है, कौन सा शहर घोषित किया गया है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही इंदौर होगा और जो सबसे गंदा शहर है वो पटना है। लेकिन अगर आपका उत्तर दिया हुआ है और पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्रीन पीस द्वारा भारत के लिए राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता पर 2020 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है, तो मिजोरम का एक शहर है लुंगीलेई। ध्यान रखिएगा मित्रों, मिजोरम का एक शहर है लुंगीलेई, जिसे कि सबसे अधिक शुद्ध घोषित किया गया है। अगर मैं ग्रीन पीस के द्वारा बात करता हूं तो लुंगीलेई आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। और अगर इसी में आपका क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है ग्रीन पीस द्वारा, तो आपका उत्तर बिल्कुल झरिया सही होगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाता। लेकिन चूंकि मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा सबसे स्वच्छ शहर है, तो लुंगीलेई आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा मित्रों, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में दो प्रकार की कंपनियां होती हैं, एक कंपनी जिसको कि महारत्न कहते हैं और दूसरी कंपनी जिनको कि नवरत्न के नाम से जाना जाता है, नवरत्न के नाम से जाना जाता है। तो वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की अगर बात करें हम, तो वर्तमान में भारत में 14 जो हैं वो नवरत्न कंपनियां हैं और महारत्न कंपनियां अभी 2020 के पहले तक 8 हुआ करती थी, लेकिन 2 कंपनियों को अभी जोड़ा गया है महारत्न कंपनियों में। तो अब महारत्न कंपनियों की कुल संख्या कितनी हो गई मित्रों? 10 हो गई है, ध्यान रखिएगा। तो महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 10 और नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? 14, याद रखिएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 कौन जारी करता है? तो वर्ष तो चलिए 2020 में अभी हाल ही में चूंकि जारी हुई है तो इसलिए लिख गया है, वरना अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो होती है उसको कौन जारी करता है, तो जो विश्व बैंक होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 को जारी किया है, इस बार ध्यान रखिएगा। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को विश्व बैंक ही जारी करता है, इसलिए आपका उत्तर जो सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जो सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है वो न्यूजीलैंड देश आपका सही होगा। न्यूजीलैंड इस बार सबसे शीर्ष पायदान पर रहा है, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत जो है वो 63वें स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। आपका ऑप्शन सी सही होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 63वां होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वन तथा वृक्षों से आच्छादित है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों से आच्छादित है, लेकिन मैंने यहाँ 2 ऑप्शन दे रखे हैं, वन भी दे रखा है और वृक्ष भी दे रखा है। तो अगर भारत में वनों का परसेंटेज पूछता है वर्तमान में, तो मित्रों 21.67% जो है वो वर्तमान में वन है, अगर केवल वन की बात करें। चूंकि इसमें वृक्ष भी जुड़े हुए हैं तो 2.89% जो हैं वो आपके वृक्ष हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए, ध्यान रखिएगा, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 24.56% आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में आता है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग वनों तथा वृक्षों से आच्छादित है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 24.56% जो है वो वनों तथा वृक्षों से आच्छादित है।
अगर वनों का परसेंटेज पूछता है केवल तो 21.67% होगा। वृक्षों का केवल पूछता है तो 2.89% होगा। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए या प्रश्न के हिसाब से अगर हम इसको देखते हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही जो होगा वो डी ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? अब पहला चीज़ तो ये कि रामसर स्थल होता क्या है। तो रामसर स्थल जो होता है मित्रों, आप सभी लोग जानते होंगे, ये आर्द्र भूमियों के स्थल होते हैं। इनकी शुरुआत 1971 में हुई थी। 2 फरवरी सन 1971 में रामसर नामक शहर पर इनका समझौता हुआ था। रामसर सम्मेलन, वहीं से इसका नाम कॉन्सेप्ट आता है। और रामसर सम्मेलन वर्तमान में भारत में अगर बात करते हैं हम तो 42 जो हैं वो रामसर स्थल हैं। और एशिया में सबसे ज़्यादा जो है रामसर स्थल वो कहाँ है? भारत में ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020, विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 में कौन सा देश सबसे शीर्ष पायदान पर है? ध्यान रखिएगा। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 के अनुसार जो देश सबसे शीर्ष पर है वो आपका आइसलैंड बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। आइसलैंड जो देश है वहाँ पर वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक सबसे शीर्ष पर है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। विश्व लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 के अनुसार भारत किस स्थान पर है? तो वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक में अगर भारत की रैंक की बात करते हैं मित्रों तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 112वें स्थान पर वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 को रखा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2020 का जो नोबेल पुरस्कार इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो केवल रॉबर्ट बी विल्सन इकलौता ऐसा व्यक्ति है जिनको कि इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अतः आपका जो ऑप्शन सही होगा मित्रों वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो इस वर्ष 2020 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो लुईस ग्लूक को प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आपका ध्यान रखिएगा। और आपको ये भी ध्यान रखिएगा कि पुरस्कारों में अगर नोबेल पुरस्कार पढ़ सकते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। आने वाली जितनी भी एग्जाम मिलते हैं या होंगे उन सब परीक्षाओं में एक ना एक क्वेश्चन आपका नोबेल पुरस्कारों से संबंधित जरूर आएगा। मैं प्रयास करूंगा कि अगली वीडियो में मैं पूरा नोबेल पुरस्कारों का ही वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आप सबके पास डाटा भी हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं मित्रों। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है। तो लोकसभा के वर्तमान में जो महासचिव हैं मित्रों वो उत्पल कुमार सिंह जी हैं, उत्पल कुमार सिंह जी। और अगर राज्यसभा की बात करता है तो राज्यसभा के जो महासचिव हैं उनका नाम देश दीपक वर्मा जी हैं, ध्यान रखिएगा। कौन है मित्रों? देश दीपक वर्मा जी वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं, राज्यसभा के महासचिव हैं। और लोकसभा के जो महासचिव हैं वो उत्पल कुमार सिंह जी हैं, ध्यान रखिएगा। उत्पल कुमार सिंह जी इस समय लोकसभा के महासचिव हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में भारत की 16वीं जनगणना के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त किसे बनाया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप जानते हैं कि जनगणना अभी हाल ही में 2021 में होने वाली है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो 16वीं जनगणना के महापंजीयक जनगणना आयुक्त बनाए गए हैं वो विवेक जोशी जी बनाए गए हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है इसका कि पहली बार जनगणना के जो महापंजीयक थे वो कौन थे। तो आपको कमेंट सेक्शन में जाकर के ये लिखना होगा कि वर्तमान में देश के पहली जनगणना आयुक्त कौन थे। ये आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग उसको बताइएगा जरूर कि देश के पहली जनगणना आयुक्त के कौन थे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं मित्रों। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो हाल ही में जो भारतीय उद्योग परिसंघ है उसके दो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो उदय कोटक जी बनाए गए हैं। इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? विक्रम किर्लोस्कर। तो विक्रम किर्लोस्कर की जगह पर उदय कोटक जी को वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए मैं आप लोगों को एक प्रश्न दे रहा हूँ। ये आपके सामने एक प्रश्न है कि हाल ही में किसे भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई है। ये आपका होमवर्क है। आज हमने आपको 3 प्रश्न होमवर्क में दिए हैं।
एक क्वेश्चन आपने अभी अभी हमें जो सामने क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा डैशबोर्ड में कि हाल ही में किसी भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। तो आप सबको पता होगा कि वीके यादव जी अभी तक रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनका पद चेंज कर दिया गया है। अभी उनकी जगह पर नए रेलवे बोर्ड के एक अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आपको उसका उत्तर देना होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के उसका प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए, ये आज के जो क्वेश्चन थे वो मैं यहीं तक डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कल डिस्कस करूँगा। लेकिन आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग सभी लोग प्रयासरत हैं कि वर्ष 2021 आप सभी का एक मंगलकारी वर्ष के रूप में सामने आए। सभी के लिए जो एक मंजिल निर्धारित की गई है, जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं हमारे, वो सब प्रयास कर रहे हैं कि 2021 में जॉब मिल जाए। तो सभी लोग प्रयास करेंगे, हम लोग भी प्रयास करेंगे कि आप सबकी जॉब सुनिश्चित हो जाए। तो इसीलिए बहुत बहुत आभार आप सभी का। आप लोग इतना प्यार देते हैं, वीडियो देखते हैं पूरा, और आप लोग प्रयास यही करिएगा कि क्वेश्चनों को नोट जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को शुभ रात्रि। मिलते हैं जब नेक्स्ट टाइम पर कल, तो फिर डिस्कस करेंगे क्वेश्चनों को। चलिए, धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार।